जैसे यह क्वेश्चन में कहा गया है कि ए के फॉर्मेट में 4 अंकीय एक संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, जहाँ पे ए का वैल्यू छोटा है बी से, तो ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है। तो इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ बी और ए को देखते हैं, क्योंकि 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट 2 डिजिट काफ़ी है। और अब देख लीजिए ये जो है छोटा है बी से, तो यानी बी वाला जो वैल्यू है हमेशा बड़ा होगा ए से। तो ए और 4 से डिविजिबल है तो ए का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो इवन के लिए ए के लिए 2, 4, 6, 8 हम लोग ले सकते हैं। 0 नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ 0 लेंगे इधर 0 लेंगे तो ये पहले वाले 0 का कोई रोल नहीं रहेगा, तो ये 3 डिजिट का संख्या बन जाएगा। बस अब यहाँ से आप पॉसिबिलिटी देख लीजिए, जब ए का वैल्यू 2 रहेगा तो बी का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा। अब यहाँ से देख लीजिए 4 से कब कब यह डिविजिबल है, 32 पे डिविजिबल है, 42 पे डिविजिबल नहीं होगा, 52 पे डिविजिबल होगा, 62 पे नहीं होगा। तो देखेंगे कि बी का वैल्यू जब ऑड है तब ए का वैल्यू 2 रखने पे 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 4 पॉसिबिलिटी निकलता है। ए का वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे तो बी का वैल्यू हमको 4 से बड़ा यानी 5, 6, 7, 8, 9 रखना होगा। तो 54 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 64 4 से डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में ए का वैल्यू 4 रखने पे आप देखेंगे कि बी का वैल्यू जहाँ जहाँ इवन है वहाँ डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटी 4 पे बन रहा है। तो भी इस तरीके से आप 6 के लिए चेक कर लीजिए। जैसे ए का वैल्यू 6 करेंगे तो बी का वैल्यू ए से बड़ा करना है तो 7, 8, 9 हो जाएगा। 76 4 से डिविजिबल है, 86 4 से डिविजिबल नहीं है और 96 4 से डिविजिबल है, यानी 2 पॉसिबिलिटी और आ गया। अब ए का वैल्यू 8 करेंगे, तो जब 8 करेंगे तो बी का वैल्यू 8 से हमें बड़ा लेना होगा, दैट मीन्स 98, और 98 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो 4, 2, 6, 2, 8 ये पॉसिबिलिटी हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते थे। नतीजतन काम 15 दिनों में पूरा हो गया। तो बताइए कि शुरुआत में कितने पुरुष थे। इस टाइप को क्वेश्चन को आप एक फॉर्मेट ध्यान रख लीजिए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दिन कितना ज़्यादा लगा है, तो 4 दिन ज़्यादा लगा। मान लिए कि शुरू में x पुरुष थे, तो 4 दिन अगर वो x पुरुष आते तो इतना काम अधिक होता। अब देख लीजिए पुरुष कितना जो है छोड़ रहा है प्रतिदिन, तो 16 पुरुष काम छोड़ रहा है। अब काम 15 दिन में पूरा हुआ है, तो ये फर्स्ट डे रहा होगा, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस तरीके से 15th डे तक काम चला है। तो फर्स्ट डे जो है जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी पुरुष होंगे, सभी लोग आए हैं। सेकेंड डे में यहाँ पे 16 आदमी कम हो गया, थर्ड डे और 16 आदमी कम हो गया। तो आप देखेंगे कि जो आदमी का कमी हुआ है यहाँ से दूसरा दिन से स्टार्ट होगा और 15 दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डे तो सभी लोग आए हैं, तो एक्चुअल में कितने दिन 16 आदमी का कमी हुआ है, तो आप बोलेंगे 14 दिन, क्योंकि पहला दिन तो सभी आदमी काम पे आया है। तो 14 आदमी के लिए आप n बराबर 14 1 से लेके नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि n × n+1/2 होता है। तो n का वैल्यू 14 रखने के लिए तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 14 × 15/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में, 15 × 2 कर देंगे 30, और 30 × 14 420, यानी x का वैल्यू जो पहले टोटल व्यक्ति था वह 420 था। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देख लीजिए, जब अगर आप इस फॉर्मेट को समझ जाएंगे तो कितना जल्दी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a प्लस cos स्क्वायर a एक है तो sin टू द पावर 4a प्लस sin टू द पावर 6a का मान क्या होगा। अब इसको आप क्या कीजिए, साइन जैसे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ये जो 1 के इक्वल होता है इस फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग cos a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। तो यहाँ cos a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर a के बराबर। अब इस चीज को आप साइन स्क्वायर a के फॉर्म में लिख लीजिए। साइन टू द पावर 4a को साइन स्क्वायर का होल लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको आप क्या कीजिए, साइन टू द पावर यहाँ पे स्क्वायर का क्यूब कर दीजिए, तो ये साइन 6a हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये मालूम है कि यह जो है इक्वल है किसके, यहाँ पे देखेंगे तो cos a के, तो ये हो गया cos a का स्क्वायर, क्योंकि अंदर में साइन स्क्वायर a जो है यह cos a के इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पे ये साइन स्क्वायर a किसके इक्वल है, cos a के, और इसका पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos क्यूब a। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर a भी कॉमन ले सकते हैं और cos a भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे cos a ही कॉमन लेना है। क्यों लेना है cos a, क्योंकि फिर cos a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, cos a प्लस cos स्क्वायर a। अब ये वैल्यू हमें दे रखा है 1, और तो cos a को 1 से गुना करेंगे तो cos a हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना माल 18% छूट देकर बेचता है और फिर भी 30% लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक क्या होगा। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना होगा जिससे कि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि पहले वह 18% छूट देता है तो वह 30% लाभ कमाता है। अब छूट कम कर दिया तो लाभ जो है वह ज़्यादा हो जाएगा, यानी 30% से ज़्यादा हो जाएगा। तो कई बार बस इस आर्ग्यूमेंट से, मान लीजिए अगर इसके जगह आपको 25%, इसके जगह आपको 25.67 कुछ दे दिया और ये दे दिया आपको 30%, तो यहाँ से आप देखिए जैसे ये सोचते कि प्रॉफिट जो है 30% से ज़्यादा होगा तो एक ही ऑप्शन मिलता है, कई बार आपको ऐसा मिलेगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप एक लाइन में इक्वेशन के फॉर्म में बनाने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का पहले मूल्य 100% था एमआरपी पे 18 का छूट दिए तो वह एमआरपी कितना बना, 82 का, और ये कह रहा है कि 30% का लाभ होता है। सीपी हम लोग 100 मान लिए, क्योंकि इस पे जितना लाभ दिखेगा वो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 30% का लाभ है तो यह 130 हो गया, तो 130। अब लेकिन क्या कहा कि 12% का ही छूट दिया, तो इसका हम लोग पहले एमआरपी फुल क्या रहा होगा वह कैलकुलेट कर लिए। अब इस पे हम 12% का छूट दे देते हैं, तो 12% का छूट दिए कितना बचा, 88/100। अब यह कैलकुलेट करने पे जितना आएगा 100 से जितना अधिक होगा वह इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 41 और ये 44। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको पहले मैं गुना ही कर देता हूँ। 13 चौके 52 के 2, 5 कैरी बचा, 13 चौके 52, 5 57 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है 41 से, तो 41 से यह डिवाइड होगा तो एक बार में
डायरेक्ट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 4100 हटा देता हूँ, 100% क्या बनेगा 4100 बनेगा। तो अगर 4100 हटा दूँ तो ये कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा इजी। तो 4100 हटा देंगे तो यह बचेगा 1620। अब इसको 41 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर इसको 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 164 बनता, लेकिन तो 3 बार में हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ से भी देख लीजिए, 4 बार जैसे मल्टीप्लाई किए दैट मीन्स कि 40 से जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये 1664 इतना बन रहा है। इससे थोड़ा कम है तो 40 से थोड़ा कम आंसर जाएगा। एक आंसर है, एक ही ऑप्शन है जो 40 से थोड़ा सा पॉइंट में कम है। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए। तो ये 3 बार में लगा तो कितना हो जाएगा 123, और यहाँ पे बचेगा कितना, तो 123 तो यहाँ पे हो गया 33, 10 हो गया। तो यहाँ पे आपको 33, 43 और 53 और 63, तो इस तरीके से ये 39 आपको बचा। एक जीरो लगा हुआ है, ये जीरो। अब ये कितने बार में जाएगा, तो आप देखेंगे कि अगर यह 10 बार करते तो 410 आता, तो ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। 9 बार में ये कितना हो जाएगा, तो 360 प्लस 9 369 आ जाएगा। तो 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करते तो 139 पॉइंट समथिंग बनता। तो 39 पॉइंट समथिंग आपका ये प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि शुरू में अपने मासिक आय का 20% बचाता था। हाल में ही उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, तो उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हुई। रवि वर्तमान में अपने वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो इसको आप केस तरह से बना के सॉल्व कर लीजिए। एक फर्स्ट केस है जिसमें उसका आय, और ये सेकंड केस में क्या हुआ वो लिख लेते हैं। जैसे वो पहले मासिक आय का 20% बचाता था। लेट से कि उसका इनकम 100 है और इसमें इसका सेविंग 20 है, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा इसका, तो 80 रहा होगा। अब क्या कहा कि इसके मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, तो इसमें 25% का वृद्धि कर दीजिए, कितना हो जाएगा 125। उसकी नॉमिनल आय में 5% की वृद्धि हुई, सॉरी नॉमिनल बचत में। तो यहाँ पे बचत में जब 5% का वृद्धि करेंगे तो 20 का 5% 1 हो जाएगा, तो यह 21 हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि उसकी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो यह 21 बचाता है। जो वर्तमान नॉमिनल आय है 125 है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यह आ जाएगा, आप देखेंगे अगर ये 5 बार में कैंसिल करते हैं तो 105 होता है, 6 बार में 126 होता है, तो यानी कि 1/6 लगभग होगा। तो 1/6 कितना होता है 16.66। अब ये 6 एक्चुअल में 126 रहता तो 6 होता है। तो 126 करने के लिए ये वैल्यू को अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दिए तो जो एक्चुअल आंसर आया है वो थोड़ा सा कम आया होगा। तो थोड़ा सा कम आया तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा देंगे, तो 16.88 लगभग आंसर चला गया। आप डायरेक्ट ये नहीं भी सोचते तो लगभग में हम लोग यहाँ से कर सकते थे कि 126 6 बार में जाता है, 125 है, लगभग 1/6 आएगा, जो कि 16.66 के करीब इसका आंसर होगा। या आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है, इस टाइप का जब भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप कुछ स्टेप यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए और कुछ ही स्टेप को सॉल्व कीजिए। जैसे कि ये इसको हम लोग माइंड में डिवाइड कर सकते हैं, 7 आएगा, 7 को इसमें घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 1755/39 और 1 से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ 2 से घटा देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ से आप लास्ट डिजिट पे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना जल्दी आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे नेगेटिव तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो ये 2 ऑप्शन खत्म है।
अब देख लीजिए कि क्या इसको किससे गुना करें 39 को कि 1755 आ जाए। तो लास्ट डिजिट देखते हैं, 9 को किससे गुना करें कि 5 आ जाए। तो 9 को लास्ट डिजिट में 5 से गुना करते हैं तो 9 बचे 45, यानी लास्ट डिजिट 5 हमें मिलेगा। तो यानी जब भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 को तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 5 आएगा, जिसमें अगर हम लोग 2 को घटा दे तो लास्ट डिजिट क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो लास्ट डिजिट 3 इसमें है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में था वह कैलकुलेटिव था, जैसे कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, और एक तो हम लोग प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चन। तो ये और अभी थोड़ा बोर्ड मास वाला जो क्वेश्चन देखे ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो कई स्टूडेंट क्या किए थे, इसी क्वेश्चन में अपना इतना समय बर्बाद कर दिए थे जिससे कि उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने में टाइम ही नहीं मिला था, जिसके कारण कि इस शिफ्ट में बहुत से लोगों ने कम स्कोर किया है। अब देखिए, अब बस आपको थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आया है जैसे, अब इसको हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहीं से कुछ स्टेप को माइंड में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको करूं तो आप सिंपली x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 1 कर दीजिए, क्योंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें निकालना है, तो कुछ इस फॉर्मेट में हमको इसको चेंज करना होगा। ये चीज़ आपका माइंड में चलना चाहिए। तो x माइनस 3 बराबर 1 अपॉन एक्स करेंगे, और यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 3। अब देख लीजिए सेम चीज़ है, बस अब हमें यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट करना है। अगर इसको हम लोग k मान लेते हैं 3 को, तो इसका फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना होगा। यह होता है k स्क्वायर प्लस 4 का रूट अंडर। तो कर दीजिए, k की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 4 के जोड़ के रूट अंडर कर देंगे तो यह हो जाएगा 13 इसका आंसर। तो रूट अंडर 13 ये हो गया इसका आंसर। अब बोलिए, अगर ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रहता और इसको इस फॉर्मेट में चेंज करके इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता, बहुत कम समय लगता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। अब इसमें आप ये फॉर्मेट याद रख लीजिए, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल, बराबर होता है डेट इंटू टाइम अपॉन 100 का। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा तो देखिए ये क्वेश्चन भी कितना आपका जल्दी हो जाएगा। क्या कह रहा है, स्वयं का तिगुनी हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 3 गुना इसका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिला कितना मिला, 2। अब ये चीज़ आप माइंड में भी कर सकते थे कि स्वयं का तिगुनी हो गया तो एक तो प्रिंसिपल ही रहा होगा, 2 ब्याज मिला, तो इंटरेस्ट के जगह 2 लिख दिए। प्रिंसिपल 1 बराबर आपको दे रखा है टाइम के जगह, रेट निकालना है टाइम के जगह 16 अपॉन 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये 8 बार में कैंसिल। और देख लीजिए, अगर रेसिप्रोकल वैल्यू ध्यान है तो यहीं से 12.5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप इसको r बराबर सेपरेट कर लीजिए तो 100/8, और 100/8 का रेसिप्रोकल वैल्यू या तो आप डिवाइड दीजिए, और आपको याद है तो 12.5% यहाँ से आ जाना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड रेसिप्रोकल वैल्यू जैसे है 100/2, ये 50%, 100/3 ये 33.3%। तो इस तरीके से आप कम से कम 100/20 तक ये रेसिप्रोकल वैल्यू याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम है। अब इन चीज़ों को आपने परसेंटेज पे कितना वर्क किया है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको परसेंटेज को तोड़ के मतलब पार्ट बाय पार्ट अगर माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करने में काफ़ी समय चला जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जब भी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिले तो उसको आप लास्ट में बनाने का कोशिश करें। अब इसको अगर पार्ट बाय पार्ट आप परसेंटेज निकालते हैं तो देख लीजिए कितना इजी है। जैसे मान लीजिए यह 625 है, इसका 10% निकालना है तो यहाँ पे डेसिमल लगाना है, 1% निकालना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है।
अब जैसे मान लीजिए ये 625 ही है, इसका 5% निकालना है, तो पहले 10% निकाल लिए और इसका आधा कर दिए तो 31.25, तो ये हो जाएगा 5%। तो इस तरीके से आपको पार्ट में अगर जब दिखने लगे परसेंटेज, तो आप देखिए ये क्वेश्चन कितना जल्दी कर सकते हैं। बस इसके सामने हम सिर्फ लिखेंगे इसका 10% 62.5 होगा और 2% और, तो 1% हो गया 6.25, तो 2% कितना हो जाएगा 12.5, तो 62 और 12 हो जाएगा 74 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 74-75 के आसपास ये वैल्यू आ गया। इसका 15%, तो 10% हो जाएगा 55, 55 का आधा हो जाएगा 27, तो 55 और 27 कितना हो जाएगा, तो ये 82 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा ही जाएगा वैल्यू। अब 720 का 10%, तो यहाँ जैसे डेसिमल लगाए तो ये कितना बन गया 72, और इसका 9%, तो इसका 10% हो जाएगा 84.5, और इसमें एक घटा दे यानी 8.45 घटा दीजिए, तो 84 में 8 जाएगा, तो फिर भी 76 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, 75 पॉइंट समथिंग या 76 पॉइंट, लगभग 76 के आसपास आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 72, यानी 720 का 10%, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से अगर पार्ट्स में अगर आप परसेंटेज को देख पाते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकाल कर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल हो। आपने क्वेश्चन को जब भी पढ़ना है तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ जल और चाशनी का अनुपात दिया है और पूछ क्या लिया है, चाशनी और जल। अच्छा, यहाँ दे रखा है तो रेशियो को चेंज कर दिया है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। जैसे अगर ये जल हम लोग लिए तो इधर चाशनी लिए, ये लिखने का ज़रूरत नहीं, आप माइंड में रख सकते हैं। ये 5 भाग है जल और 11 भाग है चाशनी। कुछ चीज़ निकाल भी लिए तो निकालने के बाद भी यही रेशियो रहेगा। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि इसमें जल से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसमें कुछ भाग जल का ऐड कर दिया गया और इसमें अब जल कितना बन गया, 2 बन गया। आप देखिए जल यहाँ पे लास्ट में लिखा, तो जल 2 बन गया और चाशनी 3। अब बोलिए जब जल को ऐड किए तो जल का रेशियो चेंज होगा और उसका एक्चुअल जो वैल्यू है, मात्रा है, वह भी जल का चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल मात्रा जो चाशनी का है वह दोनों जगह बराबर होगा। तो दोनों जगह बराबर कर देते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके, तो न्यू रेशियो जो बनेगा, नया रेशियो, यह 15:33 और यहाँ पे 22:33। आपको एक्चुअल जो कुल मात्रा जो निकलेगा वह नीचे वाले रेशियो से निकलेगा, तो नीचे में टोटल कितना हो गया 55। अब इसमें कितना जल को ऐड किए हैं तो आप देखेंगे 7, यानी 7/55 इसका आंसर हो गया। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अगर आप माइंड में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अदरवाइज अगर यहाँ पे देखेंगे डेसिमल में है 5.7, 10.15, तो इसको आपको ऐड करने में डेसिमल में टाइम चला जाएगा। लेकिन देखिए इसको हम लोग कितना इजी कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद अगर जैसे यह 7 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 5 है, अगर इन दोनों को जोड़ना है हमें तो यह 7 को 70 लेना होगा, क्योंकि इसको भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट में बनाना होगा। यहाँ पे 2 डिजिट में है इसीलिए, तो 70 और 15 को अब जोड़ेंगे 0.85 आएगा। बहुत कोई क्या करेंगे कि 15 और 7 को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जो कि 0.22 कर देते हैं, यहाँ से आंसर गलत आ जाता है। या तो एक एक करके लिख के जोड़ते हैं जिससे कि अधिक टाइम लगता है। अब इसको कैसे करना है ये देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है 92 से 95 वर्ष के दौरान FDI का औसत निकटतम पूर्णांक क्या था। तो औसत आपको बताना है 92 से 95 तक का, तो जोड़ देते हैं। पहले हम लोग ये डेसिमल को ही जोड़ते हैं, तो इसको 70 रखे, 70 और 15 हो गया 85,
85 और ये 16 हो गया 102 और ये 102 सॉरी 85 16 101 हो जाएगा और उसमें 22 जोड़ देंगे तो 123 यानी 1.23 आ गया और 5 10 15 12 27 10 37 इधर हो गया तो 37 एक 38.23। अब इसका औसत निकालना है तो ये कितना वर्ष है 4 वर्ष का है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए अगर ये 36 रहता हम लोग इसको लिख सकते थे 36.2.23 4 से डिवाइड कीजिए तो इसको 9 बार में कैंसिल कर देगा और ये कितना बार में कैंसिल होगा 2.23 को आप 2 प्लस 0.23 लिख लीजिए तो ये कितना है आधा है 4 का आधा 2 है तो प्लस 0.5 आ जाएगा। अब देख लीजिए ये चीज कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। अगर नहीं भी आपको ये समझ में आ रहा तो आपको या तो डिवाइड करना होगा लेकिन अब देखिए कि 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 तो 0.05 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। हमें पूर्णांक में पूछा गया है तो 9.5 हमें यहाँ तक ही मिल रहा है और इधर पॉइंट में कुछ है तो ये लगभग 10 के करीब जाएगा क्योंकि अगर सिर्फ 9.5 रहता तब हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता 9 लिखे कि 10 9.5 से ज़्यादा है तो नज़दीक में इसका जो पूर्णांक बनेगा वह 10 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी ट्रायंगल में डीई पैरेलल है बीसी का। एक ट्रायंगल है एबीसी और डीई पैरेलल है बीसी का। ये डीई पैरेलल हो गया बीसी का। एडी 4 है, डीबी 5 है और डीई 12 है तो बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये रिलेशन आपको आई होप याद होगा। यहाँ पे जो रिलेशन बनता है अगर AD बट्टा AB करे तो यह बराबर होगा DE अपॉन BC का। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। AD कितना है 4 है, AB कितना है 5 और 4 9 है, बराबर हो जाएगा DE 12 दे रखा है और BC हमसे पूछा है तो ये 3 बार में कैंसिल 9 3 27 दैट मीन्स BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। ये हो गया इसका आंसर। कितना इजी सवाल था। इस क्वेश्चन में भी आपको जैसे अभी हम लोग प्रीवियस में फार्मूला यूज किए अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में उस टाइप से हो जाएगा। जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 6 तो यहाँ पे से हम लोग x टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर में 2 को घटा देंगे तो 36 में 2 को घटा दिए 34। अब देखिए इसका बीच का साइन को चेंज करना है तो x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इसको कैलकुलेट करना है। तो ये होगा आपको लेट से अगर ये वैल्यू k है तो ये वैल्यू इस बार बनेगा k स्क्वायर माइनस 4। अब कर दीजिए k का वैल्यू क्या यहाँ पे 34 है, 34 का स्क्वायर घटा 4। अब यहाँ पे अगर 34 का स्क्वायर आपको याद है तो इजीली इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रिक लगाना होगा। तो स्क्वायर का ट्रिक क्या है कि आप पहले लास्ट वाले डिजिट को स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16 के 6 लिखेंगे कैरी 1, ये दोनों को गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 को 2 से गुना किए 24, 24 और एक कैरी जो था 25 का 5 लिखिए कैरी 2 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11 जो 2 कैरी था। अब यहाँ से आप क्या कीजिए 4 को घटा दीजिए तो ये क्या बन गया आपका 1152। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, इसको देख लीजिए कि यहाँ से 12 भी कॉमन आ सकता है या 24 आ सकता है। ऑप्शन देख के हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं। अगर 12 कॉमन आ रहा है तो चलिए पहले इसको हम लोग 12 से यहाँ पे फैक्टर में लिखने का कोशिश करें जिससे कि 12 कॉमन आ जाए। या आप सिंपली क्या कीजिए जैसे ये मालूम है कि 4 से डिविजिबल है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं। तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे 4 दूना 8, 3 बचेगा, 8 चौके 32, 3 बचेगा, 8 चौके 32। अब यहाँ से इजीली आपको दिख रहा होगा कि यह बन गया आपका क्या तो 4 गुना 288, इसको हम लोग 2 गुना 4
144 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि इसके 144 से रूट में बाहर 2 आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 4 से 2 आएगा, बच कितना जाएगा √2, तो यानी 24√2 इसका आंसर हो गया। तो ये आंसर होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये आंसर दे रखा है, हो सकता है ये आंसर गलत हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है लंबाइयों में निम्नलिखित में से कौन सा सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं होगी। यानी कि आपको ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कौन सा त्रिभुज है वह आपको कैलकुलेट करना है, और इसके लिए आपको स्क्वायर का अगेन ज़रूरत पड़ेगा नंबर का, और नंबर का स्क्वायर आपको याद है तो ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको हर एक का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आप क्या कीजिए कि इसको अगर आपको ट्रिक आता है तो अभी जैसे हम लोग 34 का स्क्वायर कैलकुलेट किए थे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा ABC एक ट्रायंगल का मान लीजिए भुजा है ABC, तो A² प्लस B² बराबर अगर C का हो C² होता है तो ये तो राइट एंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर A² प्लस B² ये बड़ा हो जाता है C² से तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। और फिर A² प्लस B² अगर ये छोटा हो जाता है, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा ये अगर बड़ा हो जाता है तो ये बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ से आप सबको चेक कीजिए। चलिए एक इसको हम लोग अभी फ़िलहाल चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्योरली कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेट करके चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है। तो बस हम लोग एक को चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको टाइम बचा हुआ है 1 से 1.5 मिनट तो जाके आप इसको सभी ऑप्शन को लास्ट में चेक कीजिएगा। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 62 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 6 गुना 2 12 हो गया, 12 दूना 24 के 4, 2 कैरी बचा, 6 के 36, 2 38 हो गया। अब देख लीजिए इसको ऐड करके क्या ये बड़ा होता है या छोटा होता है। तो 64 का स्क्वायर 40, 96 आई होप सबको मालूम ही होगा। अब यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो ये 38 और ये 200, तो 38 200 तो 4000 ये हो गया, और 25 44 तो 25 और 4000, यहाँ पे 25 और 44 जैसे जोड़ दें तो ये 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, यानी 40 69 हो गया, जो कि छोटा है 40 96 से। तो इस कंडीशन देखिए ये कंडीशन ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन आपको सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हो सकता है अगर ये जिसके सेट में ये ऑप्शन सबसे पहले होगा तो उसको तुरंत आंसर मिल जाएगा, जिसके सेट में ये सबसे लास्ट में होगा उसको एक एक करके सारा चेक करना पड़ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लक पे डिपेंड करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है यह एक सर्किल है, एक सर्किल और है, लेट से यह एक सर्किल है। यहाँ पे आपको दो सर्किल O और A केंद्र वाले दे रखा है, और ये बाह्य रूप से जैसे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका वैल्यू आपको दे रखा है, इसकी त्रिज्या जो है 12 है और इसका त्रिज्या 8 है, और ये जो उभयनिष्ठ ये जो स्पर्श रेखा ये आपसे पूछा गया है। तो ये यहाँ पे अगेन 8 होगा और यहाँ पे यह 12 होगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है
कि ये जो उभयनिष्ठ भुजा है यह क्या होगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है कि रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आर का स्मॉल एक कर दीजिए, ये होता है। तो डी का वैल्यू, डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया 12 8 20 का स्क्वायर। घटा देना है आपको, आर जो बड़ा वैल्यू है 12 में छोटा वैल्यू को घटाए 4, तो 4 का स्क्वायर को घटा दीजिए। तो ये कितना बना, यहाँ पे 400 में 4 चौके 16 घट गया, तो ये कितना बच गया आपको 384। अब इसको आप देख लीजिए कि ये रूट से जब हम लोग इसको यहाँ पे बाहर करते हैं तो क्या बचता है। इसको हम लोग डिवाइड कर दीजिए, जैसे 4 से ही पहले हम लोग इसको भगा देते हैं। तो 4 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 9 चौके 36, 2 बचा 24 बचा, तो 4 से 6 बार में, तो ये हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए कि क्या क्या, 96 को अगेन हम लोग 12 8 96 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या क्या आप बाहर ले सकते हैं, इस 4 से आप ले सकते हैं 2 को बाहर ले सकते हैं, इस यहाँ पे अगेन इस 8, इसको अगेन आप लिख लीजिए 4 गुना 3 12 के लिए और 4 गुना 2 8 के लिए, क्योंकि यह 12 था गुना 8 था, 12 8 96। तो यहाँ से अब कैसे हम लोग बाहर करें, तो इस 4 के लिए 2 बाहर हो जाएगा, इस 4 के लिए अगेन 2 बाहर हो जाएगा, इस 4 के लिए अगेन 2 बाहर हो जाएगा, बच कितना जाएगा 3 गुना 2 6, यानी रूट में 6। तो ये क्या हो जाएगा 8√6 इसका आंसर। आप ये अगर फार्मूला ध्यान में है तो आपको ये फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये आपको समझाने के लिए बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, अगर आपने थोड़ा सा मिस किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लास्ट में ही बनाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको दे रखा है गरीबी रेखा के नीचे 5 राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत गरीबी रेखा में से नीचे और ऊपर पुरुष और महिलाओं का अनुपात दर्शाता है। तो यहाँ पे 5 गो राज्य दे रखा है आपको, और इसमें इतना प्रतिशत जो जनसंख्या है वह गरीबी रेखा से नीचे है, और गरीबी रेखा से जो नीचे है उसमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसमें पुरुष महिलाओं का अनुपात क्या है, यह दे रखा है। और आपसे पूछा है कि यदि राज्य बी और राज्य सी की प्रत्येक की जनसंख्या 6000 है, यानी इसमें और इसमें दोनों में 6-6 हजार इसका पॉपुलेशन है, तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की कुल कितनी संख्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं का कुल संख्या कितना है राज्य बी और सी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इसका टोटल जनसंख्या कितना है 6000। 6000 में आप यहाँ पे देख लीजिए 13% जो है वह गरीबी रेखा से नीचे है, तो 13% इसका निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 00 कट जाएगा, 13 गुना 60 13 78 780 लिख सकते हैं। ये हो गया टोटल जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे है बी का, लेकिन इसमें महिलाओं के बारे में पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा, महिलाओं के, तो महिला यहाँ पे कितना है 5 है, कितना पे टोटल 8 5 13 पे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 13 कैंसिल 6 पंचे 3 30, तो ये 300 हो गया महिला किसमें बी में, तो ये हो गया 300 बी के लिए। अब यहाँ पे आपको राज्य सी से बताना है कि गरीबी रेखा से कितने महिला हैं, तो इसका हमें अगेन 26%, चलिए पहले 6000 का निकाल ले तो 60 गुना 26 बन जाएगा, और इसमें आप देखेंगे 9 4 13 टोटल है,
और इसमें महिला कितना है, 4 है, तो 4/13। तो इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 गुना 6 8 छक 48 यानी 480। इस सभी को जोड़ दीजिए तो 780 हो गया इसका आंसर। बस आपको ये चीज को डायरेक्ट एक बार कैलकुलेट नहीं करना था। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों बार ये 26 जो है और 13 जो है यह कैंसिल हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन को भी आपने समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 6 मिनट के बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते समझ में आना चाहिए कि पुलिस यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 मिनट बाद स्थान पे आ रहा है और चोर जो है 6 मिनट पहले वहां से भाग चुका है। यानी जितना भी देर पुलिस चला है उससे 6 मिनट अधिक चोर भाग चुका है। यानी कि अगर टाइम पुलिस को t मिनट लगता है तो चोर को t+6 यानी 6 मिनट अधिक लगेगा। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है, तो अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेट से कि यह जो प्लेस है यह अपराध हुआ था यहाँ पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई घटना घटा है जो अपराध स्थल है। अब यहाँ से पहले क्या करता है कि ये 6 मिनट बाद पुलिस आता है, तो यानी थीप जो है 6 मिनट यहाँ से भाग चुका है। तो 6 मिनट में पुलिस के आने से पहले चोर कितना दूरी भाग चुका है यह हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि अब देखिए ये माइंड में कैलकुलेट होने वाला कुछ चीज़ें हैं। 6 मिनट में चोर कितना आगे जाएगा, चोर का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट में यह 2 किलोमीटर आगे जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग कर लिए इसको देख लीजिए। ये यहाँ पे थीप का पोजीशन हो गया है 6 मिनट के बाद। एक साइड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे थीप और एक साइड ले लेते हैं पुलिस। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 60 मिनट हो रहा है, तो यह 20 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से दोनों तरफ से 0 हटा दीजिए तो 6 मिनट में कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर। यानी कि अभी तक यहाँ पे पुलिस नहीं आया है अपराध स्थल पे, लेकिन चोर यहाँ पे पहुँच चुका है। अब इसके बाद पुलिस आता है और 24 मिनट के बाद दोनों के बीच का अंतर 400 मीटर रहता है। मान लीजिए इस प्लेस पे अभी थीप है और यहाँ पे पुलिस अभी जस्ट 6 मिनट बाद आया है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, 2 किलोमीटर। लेकिन क्या हुआ कि 24 मिनट के बाद पुलिस यहाँ जब आया तो 24 मिनट चला, तो 24 मिनट अगर हम लोग मान लीजिए चला दिए यहाँ पे पुलिस को, पुलिस यहाँ से यहाँ आ गया है 24 मिनट में, और ये चोर यहाँ से भी ये भागना स्टार्ट किया था। तो जब यहाँ से यहाँ तक चोर 24 मिनट भाग रहा है तो चोर लगभग यहाँ पे पहुँचा है, तो ये थीप का पोजीशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, चोर अगेन पहले 6 मिनट भाग चुका है, अब 24 मिनट और भागा है। तो ये यहाँ पे ये इस पोजीशन पे थीप है और इस पोजीशन पे पुलिस है। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में जो यह डिस्टेंस बचा हुआ है यह 400 मीटर का है, 400 मीटर। तो इन पुलिस और थीप के बीच में शुरू में जो डिस्टेंस था 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर बोले तो 2000 मीटर का, लेकिन 24 मिनट के बाद यह सिर्फ 400 मीटर का रह गया। तो आप बोल सकते हैं कि 24 मिनट में यहाँ पे 1600 मीटर कवर कर लिया, 1600 मीटर कवर कर लिया और 400 मीटर और कवर करेगा तो 2 किलोमीटर, दैट मीन्स 2000 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप पुलिस का सब चीज़ निकाल सकते हैं।
पुलिस 24 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 1600 मीटर। तो जब ये टाइम आपको मिल गया तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें एक स्पीड भी पूछा गया है पुलिसकर्मी का, तो 1 घंटे में कितना जाएगा वो स्पीड में निकल जाएगा। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे इसको अगर 6 मिनट में कैलकुलेट करना चाहे कि 6 मिनट में पुलिस कितना जा रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड किया गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिए, तो यह 400 मीटर आ गया। अब 60 मिनट में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। अभी 24 मिनट में 1600 मीटर जो भागा है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है, यानी इसके रिस्पेक्ट में है, थीप के रिस्पेक्ट में। तो 60 मिनट में ये 4000, एक एक जीरो लगा दीजिए, 6 पे जीरो लगाएंगे 60, तो 400 पे जीरो लगाएंगे तो 4000 मीटर अधिक जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग चेंज कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। तो पुलिस का जो चाल था वह 1 घंटे में 20 किलोमीटर था, जिसमें कि 1 घंटे में पुलिस 4 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो 20×4 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड निकल गया। इसको आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो थीप से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे कि अब देख लीजिए टोटल थीप कितना डिस्टेंस चला है। तो जब यहाँ पे पुलिस इसको पकड़ेगा तो 400 मीटर जाने में पुलिस को 6 मिनट और लगेगा, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 मिनट लगा। तो पुलिस टोटल कितना टाइम चला है, तो 24 और 6 पुलिस टोटल 30 मिनट चला, और इससे 6 मिनट अधिक कौन चला है, चोर चला है। यानी थीप का जो टाइम है वह 36 मिनट है। यानी अगर 36 मिनट इस पोजीशन से 36 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर ये क्या बोलते हैं थीप चला है 36 मिनट, तो 30 मिनट यहाँ से 30 मिनट पे ये थीप को पुलिस पकड़ लेगा। तो अब यहाँ से आप जैसे टाइम मिल गया और इसका चाल आपको दे रखा है, तो 36 मिनट में जितना दूरी ये ट्रेवल करेगा ये तय किया गया दूरी निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 60 मिनट में आपको दे रखा है यह 20 किलोमीटर जाता है, तो 6 मिनट में कितना गया, 2 किलोमीटर गया। तो 36 मिनट, 36 करने के लिए इसको 6 से गुना कर दीजिए दोनों साइड, तो 36 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा, 12 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे अपराध से और जो पुलिस पकड़ा गया ये बीच का डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 12 किलोमीटर किसके द्वारा और चला गया है, तो पुलिस के द्वारा भी यह 12 किलोमीटर चला गया है। तो 12 किलोमीटर पुलिस के द्वारा चला गया, कितने मिनट में, यहाँ से यहाँ तक आने में 24 मिनट इधर लगा, और ये जो 400 मीटर था ये ट्रेवल करने में 6 मिनट लगा, तो 24×6 30 मिनट टाइम लगता है पुलिस को। तो 30 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट में हमें निकालना है, यानी कि 1 घंटे में। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आप इस तरीके से भी पुलिस का स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, 12 किलोमीटर दूरी और 24 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस का स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई को एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये 60 है, रेडियस हमें 21 दे रखा है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। का बहुत ही इजी सवाल है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे दे रखा 22/7 लेना है, आर का वैल्यू 21 है और एल का वैल्यू 60 है। सिंपली इसको आप कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग नंबर आ जाए तो कैलकुलेशन यहाँ पे भास्ट हो सकता है।
तो यहाँ पे और क्या क्या रोज आप लगा सकते हैं, तो लास्ट डिजिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे डिजिट सम लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ये सिंपली कैंसिल हो रहा था तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो अब क्या बचा 22 गुना 180। तो लास्ट में यहाँ 0 है तो जो कैलकुलेट होके आएगा लास्ट में 0 ही आएगा, तो इससे हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे डिजिट सम देखेंगे तो इस पार्ट का डिजिट सम 9 है, तो 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दे तो उसका डिजिट सम अगेन 9 आ जाएगा। तो देख लीजिए किसका डिजिट सम 9 है, तो इसका डिजिट सम 6 हो गया, ये 9 ये 9, तो इसका डिजिट सम 9 हो गया। ये 8 2 10 3 13, तो डिजिट सम 4 हो गया, 8 8 16 3 19, तो इसका डिजिट सम 1 हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 है, तो ये हो गया आंसर। अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 22 गुना अगर 180 करना है तो 11 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 360। अब इसको किस तरीके से हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लास्ट डिजिट लिखिए 0, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब कोई पेयर नहीं तो फिर अब इस जैसे यहाँ 2 डिजिट का पेयर था, अब इसके आगे डिजिट नहीं है तो सिर्फ 3 को लेंगे, तो ये 3 आ गया। तो कितना आ गया आपको 3960 इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में वह धारा के विपरीत दिशा में 15 और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन को चलिए पहले इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो स्पीड है नाव का यानी बोट का वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ें आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका माइंड में चलना चाहिए। जो धारा का चाल है, धारा का करंट का स्पीड है, यह है y किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज़ आप माइंड में ही बैठा लीजिए कि बोट का स्पीड हम लोग x लेंगे और करंट का y लेंगे। तो सिंपली अब जैसे ये दे रखा है कि 20 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो x माइनस वाई होगा, प्लस 44 किलोमीटर ये धारा के दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई लिखेंगे। डायरेक्ट आप इस लाइन को लिखेंगे। और ये कितना, अब देखिए ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे टाइम आया, ये कैलकुलेट करने पे टाइम आया, तो दोनों टाइम को जोड़ने पे यहाँ पे क्या दे रखा 8 घंटा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले सेकंड कंडीशन जो दे रखा है इसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये है 15 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये 5 घंटा दे रखा है। अब आप ये सोचिए कि x माइनस वाई और x प्लस वाई के जगह क्या क्या हम लोग वैल्यू रखें कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको आप इस तरीके से सोचिए, पहले इसमें या इसमें किसी में सोच सकते हैं। तो जिसमें आपको बड़ा प्राइम नंबर दिखे उससे आप स्टार्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 प्राइम नंबर दिख रहा है और इसमें 11 प्राइम नंबर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई का वैल्यू 11 रख के ट्राई करते हैं। तो अगर 11 रखे तो 44 को 11 से भगा देंगे तो 4 आएगा। तो यह 8 करना है तो 20 में किससे भगा दे कि 4 प्लस 4 करने पे 8 आ जाए। तो यहाँ पे x माइनस वाई को अगर हम लोग 5 ले लें तो 5 से 20 को भगा देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा। यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो चलिए x माइनस वाई यहाँ पे हम लोग अगेन 5 रखते हैं। तो 5 से 15 को भगा दिए 3, और 11 से 22 को भगा दिए 2, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि x प्लस वाई 11 और x माइनस वाई आ गया आपको 5। अब आपसे पूछा है नाव की चाल
x का वैल्यू, तो x के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 11 5 यहाँ पे 16/2, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया नाव का। तो ये हो गया इसका आंसर। यहीं पे अगर करंट का स्पीड आपसे पूछा जाता तो क्या करते, दोनों को डिफरेंस कर देते, तो दोनों को घटा देते, तो y जो आ जाता 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमें x पूछा गया यानी नाव का चाल पूछा गया, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्योरली बेस्ड है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू कितना याद है और आपका कैलकुलेशन किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है और इसमें घटाना है कोस 60 का वैल्यू हाफ होता है यानी 1/2। अब ये बहुत लोग यहाँ पे इसको भिन्न का घटा करेंगे तो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप सिंपली माइंड में सोचिए 2 में आधा अगर घटा दे तो 1.5 बचेगा और 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 3/2। तो सिंपली डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर सकते हैं। तो कई जगह आप इस तरीके का अप्रोच लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इस तरीके को कई बार हम लोग x प्लस 1/x या x माइनस 1/x इस तरीके के फॉर्मेट में कई बार हम लोग इसको चेंज किए हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/x बराबर 8। यह कैसे हो गया, तो जैसे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 था, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 0 हो जाएगा। आप देखिए इसको गुना करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब इस x को इस साइड कर देंगे तो x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 0 हो गया। अब इस माइनस 8 को उस साइड कर दीजिए तो x माइनस 1/x बराबर 8, तो ये आ गया। तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यहाँ से x और 1/x माइनस में आएगा और ये माइनस 8 जो है इस साइड आके प्लस 8 हो जाएगा। अब ये पूछा गया तो ये काफ़ी इजी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर में आप 2 जोड़ दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े और इसको अच्छे से नहीं सोचे तो चलिए इसको कैसे आपको एग्जाम में जल्दी करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है कि R की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम है, यानी कि 50 ग्राम ज़्यादा दिखाता है। तो यहाँ से इसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बादाम का क्रय मूल्य 800 रुपये प्रति केजी है और ख़राब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। ये इसमें रेट दे रखा है बादाम का। अब 200 ग्राम का जो पैकेट ख़राब मशीन से बनाता है तो यह एक्चुअल में 200 ग्राम नहीं होगा बादाम, यह कुछ कम होगा, क्योंकि 400 ग्राम पे 350 है तो 200 ग्राम पे कितना हो जाएगा 175 ग्राम, यानी जो चीज़ का एक्चुअल वेट 275 ग्राम है वह उसका मशीन 200 ग्राम दिखा रहा है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो एक तो प्रॉफिट ये यहाँ कमा रहा है और इसको कितना दाम बढ़ा के पैकेट का रखना चाहिए कि इसको 25% का प्रॉफिट हो। तो चलिए हम लोग इसको दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले रेट से ही हम लोग आते हैं कि 880 रुपये प्रति केजी है और 200 ग्राम का पैकेट बनाया जा रहा है, तो जो ये 1000 ग्राम का पैकेट जो है 1 केजी का उसका रेट हो गया। तो जो 200 ग्राम है या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 200 पे आ सकते हैं जो कि प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में यह कितना ग्राम पैकेट कर रहा है 175 ग्राम। तो हम लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि जो एग्जैक्ट यहाँ पे वेट है उस पे आने पे जब हम लोग डायरेक्ट एग्जैक्ट वेट का रेट निकाल लेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट 25% इसका लाभ कैलकुलेट कर देंगे। तो 175 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एक नियम लगा दीजिए, या आप ऐसे कीजिए 880 रुपया कितना का है 1000 ग्राम का, तो 175 ग्राम का प्राइस कितना होगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 कैंसिल, 25 से ये 4 बार में, 25 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया और ये 4 से काटेंगे तो 22।
तो 22 गुना 7 ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस 175 ग्राम का। और लेकिन इस पे आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो 25% का प्रॉफिट इस पे हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना है सिंपली। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 22 गुना 7 करेंगे तो 154 गुना 5/4 आ जाएगा। या सिंपली यहाँ पे 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना बचा 11। तो 7 5 35 गुना 11/2। अब 11 का मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग देखें तो क्या 5 लिखेंगे, 5 3 8 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे और इसको 2 से भागा देना है। तो दे दीजिए 2 से भागा, 19 दूना 38 और ये 5 है तो 2.5, 5 का आधा, तो 192.5 इसका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक तरह से और कर सकते थे कि ये 175 ग्राम एग्जैक्ट वेट ना निकाल के ये भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन तब उसके लिए हमें ये पता करना होता है कि पहले कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है 350 पे, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1/7 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कोई चीज़ अगर 7 का है तो वह इस खराब मशीन के वजह से 8 यूनिट दिख रहा है, यानी 7 पे 1 अधिक प्रॉफिट दिख रहा है। तो जो चीज 7 का है वह 8 वह मशीन शो कर रहा है। तो अब देख लीजिए कि जब 200 ग्राम का यहाँ पे हम लोग खराब मशीन से पैकेट बनाते तो ये इसका कितना 1/5 है। तो 5 से जैसे भगा देंगे तो एक बार में 3 बचा, तो 7 5 35 हो गया और 6 5 30, इतना रुपए का ये चीज बन गया। यानी 200 ग्राम का पैकेट 176 रुपया हो गया। लेकिन यह एक्चुअल में 200 ग्राम नहीं है, 175 ग्राम ही है। अब ये चीज़ क्या शो करता है, 1/7 प्रॉफिट शो करता है। यानी यह 8 का वैल्यू है, 8 यूनिट का। तो 7 यूनिट का क्या वैल्यू होगा, तो 7 यूनिट से हम लोग इसको गुना कर दिए। तो ये एक्चुअल अब जो चीज़ 8 प्रॉफिट होके था, अब जैसे 7 से गुना कर दिए तो यह पुराना मूल्य निकल गया। अब इस पे हमें 25% का लाभ चाहिए। 25% कितना होता है 1/4, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट। तो 4 पे 1 का प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट होके 5 बन जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8 से एक बार में, और ये जैसे देख रहे हैं 16 गुना 11 ये है, तो ये कितना बन जाएगा 32 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप 32 बार में नहीं 22 बार में कैंसिल होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, तो 1 बचेगा, 8 दूना 16। अब देखिए यही चीज़ तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। क्या किए हैं 22 गुना 7 गुना 5/4, यही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। तो आप डायरेक्ट जिस तरीके से आपको इजी लगे तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट 175 ग्राम के रिस्पेक्ट में या 200 ग्राम के रिस्पेक्ट में। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रखा है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर दूरी से देखा। चोर 10 किलोमीटर की चाल से दौड़ने लगा और पुलिसकर्मी उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। दैट मीन्स कि पुलिस कितना दूरी चलेगा कि इसको पकड़ लेगा चोर को। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपको थीफ दे रखा है और पुलिस दे रखा है, और यहाँ पे पुलिस का चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो थीफ का चाल है यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्पीड में कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा का है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस जो है यह 400 मीटर का है। तो ये मान लीजिए पुलिस है और इस डायरेक्शन में भाग रहा है, यहाँ पे थीफ है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, और यह 400 मीटर के लिए कितना का स्पीड से अधिक पुलिस भाग रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर यह 60 मिनट 1 घंटा चले, तो 1 घंटा को हम लोग मिनट में लिख लेते हैं। अगर 1 घंटा चले
तो यह 2 किलोमीटर कवर कर लेगा। 2 किलोमीटर कहने का मतलब 2000 मीटर कवर कर लेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को। लेकिन कवर कितना कराना है? 400 मीटर ही। तो 400 मीटर को कवर कराने के लिए ये 1/5 करना पड़ा, तो इसको 1/5 कर देंगे तो 12 मिनट। यानी अगर पुलिस को हम लोग 12 मिनट ही दौड़ाए, ये जो पुलिस यहाँ पे है 12 मिनट जो चलेगा, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है 400 मीटर, इसको कवर कर लेगा। अब देख लीजिए कि 400 मीटर या जब 12 मिनट में कवर कर लेगा, तो ये अपनी चाल से, जो कि पुलिस का चाल कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो 60 मिनट में यह कर रहा है 12 किलोमीटर। तो 12 मिनट में निकालना है, तो 12 मिनट में इसको 0 हटा दीजिए, तो 6 मिनट में यह कितना चल जाएगा? तो 1.2। सिंपली 10 से भागा दे दिए, तो 10 से भागा दिए 6, इसको 10 से भागा दिए तो 1.2 किलोमीटर। लेकिन 12 करना है तो दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 12 मिनट में पुलिस कितना दूरी चल लेगा? तो इसको 2 से गुना कर देंगे 2.4 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, बस आपको प्रॉपर्टी ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। एक तो ये जो सिंपली हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ तरह से बोलते हैं कि यह जो कॉर्ड है, इसके द्वारा जो एंगल यहाँ पे बनेगा, इसके द्वारा सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी जो एंगल बनेगा वह इस एंगल का हाफ होगा, या इस आर्क द्वारा APB आर्क द्वारा जो एंगल यहाँ पे बनता है उसका आधा एंगल यहाँ पे बनता है। बस इस प्रॉपर्टी से आप देखेंगे कि उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। AOB आपको 130 डिग्री दे रखा है, तो APB ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे जब यह 130 है तो यहाँ पे इसका आधा कोण बनेगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। अब देख लीजिए कि यह, मान लीजिए इसको हम लोग कोई पॉइंट Q दे दिए ना, तो QAPB यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो आमने सामने का कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 65 है, दैट मीन्स कि एंगल Q प्लस और APB एंगल APB, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा। ये 65 है, तो एंगल APB आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 180 में आप क्या कीजिए, 65 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री इसका आंसर। काफ़ी इजी ये भी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आज हम लोग फ्रेंड्स 26 जुलाई का शिफ्ट फर्स्ट का जो मैथ का क्वेश्चन था, वो सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को हेल्प मिल पाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइड का जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।